सबसे पहले मैं आपके सामने जो इस वक्त करंट सिनारियो है पाकिस्तान के अंदर वो रखना चाहता हूँ। उसके बाद ये बात करूँगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि 9 अप्रैल को हमारी हुकूमत गिराई गई थी। जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसमें एक साइफर की कहानी आई, वो भी छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो जिसने देखा है उन सब लोगों को पता है कि उसमें क्या था, और वो खान साहब ने कोई उसमें कमी बेशी नहीं छोड़ी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अमेरिका को भी आगाह किया और सबको आगाह किया। और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी हुकूमत के बारे में बज़न किया गया, गलत फीड किया गया, और सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए, और जिन लोगों के ऊपर ओपन एंड शट केसेस थे नैब के 1100 अरब रुपए के, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए ना सिर्फ रिलीफ दिया गया बल्कि अगले ही दिन वजीर आजम बना दिया गया। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। 9 अप्रैल के बाद जो अगली डेट आई वो 9 अगस्त की थी, जब मुझे गिरफ्तार किया गया। पहले तो अगवा किया गया था, 8-9 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद FIR दर्ज की गई, और फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स के साथ सिस्टम में लाया गया। उससे पहले तो मैं अबडक्टेड ही था। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये चलता चलता फिर आजम सवाती साहब, फिर फवाद चौधरी साहब, सारे लोग आपके सामने चलता रहा कि ये क्या हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट रहे, 3 इंटरनेशनल लेवल के कैंसर हॉस्पिटल बन चुके हैं, 2 चल रहे हैं, तीसरा अभी चल जाएगा, कराची वाला। नमल यूनिवर्सिटी जहां गरीबों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, वर्ल्ड क्लास। अभी ये जो केस बनाया अल कादर यूनिवर्सिटी का, वहां पे 100% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेटिंग कैप्टन बल्कि एक फिलंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी बहुत पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस वक्त वो पाकिस्तान के ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत ही हर दिल अजीज लीडर हैं। जिस तरीके से उन्हें हाई कोर्ट के अंदर, जब आप कोर्ट के अंदर होते हैं तो आप अपने आप को कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ में दे देते हैं। आप यहाँ भी जाते होंगे, यहाँ आपको पता है कि लोग गन्स रख सकते हैं, हर एक की गाड़ी में अपनी गन हो सकती है जो उसके पास है। लेकिन जब अदालत जाते हैं तो आप लेके नहीं जा सकते, इजाज़त नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत अदालत देती है। तो खान साहब भी उसी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत में अदालत में थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से वहाँ धक्कम पेल की गई, खान साहब के चेहरे पे स्प्रे फेंका गया, उनके वकला के चेहरे पे स्प्रे फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया, खान साहब को चोटें आईं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीन था जब वो 200-300 अहलकारों के दरमियान अकेले खड़े थे। काले कपड़े पहने हुए अहलकार और उनमें सफ़ेद कपड़े पहना हुआ इमरान खान अकेला खड़ा था, और उनको यहां से पकड़ा हुआ था। ये पीछे से आपका जो गिरेबान है, यहां से गिरेबान पकड़ के और धक्का दे के उनकी टांग में 4 गोलियां लगी हुई हैं। वो जो गोलियां जब बाहर निकली थी तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं मौजूद था, तो मैंने खुद, डॉक्टर ने मुझे दिखाई थी, एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाली हुई थी महफूज करने के लिए, लीगल उसकी रीजंस होती हैं। तो एक शख्स जिसकी अभी तक, ही 70 ईयर ओल्ड, अभी तक उनके वो जख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं, और जिस तरीके से उनको यहां कॉलर से पकड़ के पीछे से धक्का देते हुए लेके जाया जा रहा है, और उससे पहले जो कुछ अंदर किया गया और जो उसके बाद किया गया गिरफ्तारी के बाद ले जाकर, मेरे से बेहतर कौन समझ सकता है उसको। तो ये पाकिस्तान नहीं है।
आपने पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सब कुछ होते नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा पहले जो हुआ वो भी ठीक हुआ था, लेकिन जिस इंतहा तक चले गए ये आपने कभी नहीं होते देखा। उसके फौरन बाद असद उमर साहब को पकड़ा गया, अब शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया गया, थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी को ऑलरेडी पकड़ लिया गया। जर्नलिस्ट बहुत सारे मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं, वो बेचारे वापस इसलिए नहीं जा सकते कि अरशद शरीफ का हाल देख चुके हैं वो। तो ये जो इम्पोर्टेड रजीम आई और इनको लाने वालों ने इतने हालात तंग कर दिए पाकिस्तान में लोगों के लिए कि अब अवाम जो है उन्हें किसी किस्म की तवक्को नहीं रह गई इंसाफ की। किस इंसाफ की तवक्को करेंगे कि जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुलाने पर वो वहाँ फिंगरप्रिंट कर रहे हैं। आप जब भी कभी हाई कोर्ट जाएंगे ना, आप सहाफ़ी हैं, आपको इस बात का पता होगा पहले ही, लेकिन अगर नहीं पता तो कभी हाई कोर्ट जाके किसी वकील से पूछिएगा, वो आपको ये बात बताएगा कि जब आपने अदालत का दरवाज़ा क्रॉस कर लिया तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा वहाँ, जज साहब की हुक्म के बगैर, क्योंकि आप वहाँ इंसाफ लेने पहुँच गए। आपने पकड़ने का मकसद क्या होता है ये पहले समझिए। पकड़ता कोई आपको क्यों है? पकड़ता आपको पुलिस आपको पकड़ती है या FIA आपको पकड़ती है, वो आपको इसलिए पकड़ती है कि पाकिस्तानी अवाम ने रियासत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम टैक्स दे के इन इदारों को चलाती है। और इस बात पर पूरी रियासत और अवाम अग्री हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो ये इदारे उसे पकड़ेंगे अदालत के सामने लाने के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये खुद अपनी मर्जी से पकड़ के उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। पकड़ने का इनका सिर्फ एक मकसद है कि उसे अदालत के सामने लाना है। तो जब एक शख्स खुद ही अदालत के अहाते में हो तो दैट मीन उसने अपने आप को सबमिट कर दिया अदालत में, तो आप उसको फिर नहीं पकड़ सकते। लेकिन वहां जिस तरीके से अदालत की बेहुरमती की गई, वकला को मारा गया, खान साहब को वहां पे पकड़ा गया, और उसके बाद सबसे तकलीफ की बात यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने उस गिरफ्तारी को कानूनी भी करार दे दिया। तो इसके बाद अब जिस तरीके से वहां जलाओ गिराओ किया गया, जिन बिल्डिंग्स पर अमूमी तौर पर आम हालात में 10-20 लोग बाहर सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं, आप और मैं जानते हैं, उस दिन वहां एक बंदा खड़ा नजर नहीं आया। गेट खुले हुए हैं ताकि लोग अंदर आके तोड़फोड़ करें, और वो लोग कौन है वो सबको पता है। किराए के लोग उतारे गए डिफरेंट व्हीकल्स में से लाके। पर्पस क्या था कि आग लगे। 75 साल से दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अदारों के दरमियान फासला बढ़े, नफरत बढ़े। बड़ा पैसा लगाया गया, बहुत सारे गद्दार पैदा किए गए पाकिस्तान में इस काम के लिए, लेकिन वो कभी भी इसको अचीव नहीं कर सके। अब ये मेरा ख्याल है एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है कि पहले मुल्क की मजबूत तरीन मकबूल तरीन पार्टी को दीवार से लगाओ, उन्हें दहशतगर्द करार दो, उन पर मुकदमात करो, उसके बाद उनके लोगों को उठाओ, तशद्दुद करो, फिर उनके लीडर को उठाओ, तशद्दुद करो, और उसके बाद जब अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकले तो बीच में अपने लोग छोड़ के कहीं पर गाड़ियां जला दो, कहीं पर घर जला दो, हर तरफ आग लगी नजर आए, ताकि आप ये कह सकें कि PTI जो है वो तशद्दुद पसंद जमात है। कैसे बेशरम लोग हैं। 2 हफ्ते पहले तक हमें ताने मारते थे कि आप बर्गर पार्टी हैं, आप तो जरा सी बात पे रोना शुरू हो गए हैं। फलां तो नहीं रोया था, फलां तो नहीं रोया था, आपका फलां रो पड़ा, फलां रो पड़ा, आप लोग बुज़दिल हैं, बर्गर पार्टी हैं। तो 2-3 हफ्तों में हम बर्गर पार्टी से दहशतगर्द पार्टी बन गए हैं। तो पहले फैसला कर लें कि हम बर्गर पार्टी हैं, एक अवामी पार्टी हैं, या हम एक दहशतगर्दी का ग्रुप हैं। तो ये तमाम खेल पाकिस्तान के साथ खेला जाता है। देखिए, जहन में रखिए, अमेरिका में आप बैठे हैं, अमेरिका में बहुत सारे इदारे हैं जो इस मुल्क को लेकर चलते हैं। यहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट है, यहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट है, यहाँ की अदालतें हैं, ये सारे इदारे हैं, यहाँ की कांग्रेस है, सेनेट है, ये इदारे हैं। इन्हीं के बराबर के 2 इदारे और हैं
जिनकी इज्जत इन्हीं के बराबर की है, कम नहीं। वो है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी। वो भी इदारे हैं, उनका भी एहतराम है। ये अमेरिका जो आज यहाँ पर इंसानी हकूक हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ह्यूमन राइट्स हैं, इक्वल लॉ है सबके लिए, इसमें रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी का भी किरदार है। तो इदारे सिर्फ सरकारी इदारे नहीं होते, जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो भी इदारे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक इदारा है, वो भी एक पाकिस्तान के अंदर उसका कलीदी रोल है। आपके पास एक नेशनल पार्टी बची है जिसकी जड़ें पूरे मुल्क के अंदर हैं, जिसका पुल पूरे मुल्क के अंदर है, नून लीग। पहले आपके, मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनकी सीटें देख लीजिए। पहले वो जीटी रोड की पार्टी थी, अब वो मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ जाती उमरा रोड की पार्टी रह गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने में भी थी। जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से सुकड़ के सिंध की पार्टी रह गई। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान, जिनको मौलाना गलत तरीके से कहा जाता है नहीं, वो केपीके के थोड़े से इलाके में सीटें लेते हैं, एआरपी भी वहाँ थोड़े से इलाके में सीटें लेती है। तो आपको एक ही पार्टी नजर आएगी जो नेशनल पार्टी है, जिसने मुल्क को इकट्ठे पकड़ के रखा हुआ है। तो ये किसी मुल्क के अंदर से तो नहीं, ये तो बाहर से मुझे कुछ साजिश लगती है, जिसमें अंदर से किरदार मिले। और पाकिस्तान की एक जो कौमी वफाकी पार्टी है, उसको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी तखरीब करने की कोशिश शुरू की गई, उनके लीडर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और अब उस पार्टी को दहशतगर्द पार्टी डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने जमानत ली हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अदालत के अहकामात के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट में वो एक वकील है फवाद, अदालत के अहकामात के बावजूद फवाद को वहां से उठा लिया। शाह महमूद अपने घर पर थे, उनको वहां से उठा लिया। असद उमर साहब अदालत के अहाते में थे, उनको वहां से उठा लिया। हर एक की आवाज बंद करनी है। और अभी मैं टिकर देख रहा था, लाहौर में कोई 2 लोग शहीद हुए, कत्ल हुए, उनमें एक की एफआईआर मियां असलम इकबाल पे कत्ल की दे दी गई कि उन्होंने गोली मार के मारा है, और दूसरी जो है वो महमूद और रशीद पर दे दी गई, मियां महमूद और रशीद पर। अभी जो वहां पर वजीर हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन के, वो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार करना है। हमारे तमाम 13,000 लोगों की लिस्टें बनाई गई हैं हमारी पार्टी के, 13,000 ओहदेदारान और दूसरे, उन तमाम को एक एक करके उठाया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले भी किया है। मैंने ये पूरा 1 साल बर्दाश्त किया, सब कुछ को 10 महीने के करीब, 2 दर्जन के करीब मुकदमात बर्दाश्त किए, हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त किया, और मैं चुप रहा निकल के। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा बुजदिल है, डर गया है इसलिए चुप हो गया है, किसी ने को और क्या। अब मैं यहां तो नहीं बुजदिल हूं। अब बहुत सारे दोस्तों को वीलॉग करते हुए देखते हैं, वो किसी के बदन पे फिर कपड़ा नहीं छोड़ते जिनको तंग किया हुआ है। तो मैं 1 महीने से तकरीबन अब अमेरिका में हूं, अब यहां तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोला। उसकी वजह यह है कि सोच ये है कि अपने पेट से कपड़ा उठाएंगे तो अपने आप को नंगा करेंगे। पाकिस्तान की इज्जत रखना चाहते हैं। इमरान खान कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान बाहर बदनाम हो। इमरान खान का नजरिया ये कभी नहीं चाहता, हम नून लीग नहीं हैं, हम पीपल्स पार्टी भी नहीं है, ना हमारा मेमो गेट है, ना हमारी डॉन लीग्स हैं। हम हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनली जो हमें कम सपोर्ट मिल रही है आज मीडिया में और इंटरनेशनली, वो हमारा कसूर ये कि हम अपनी फौज के साथ खड़े रहे सारा टाइम। जब इंटरनेशनल मीडिया हमारी फौज की बैशिंग करता था तो हम अपनी फौज की प्रोटेक्शन के लिए, मैं यहां अमेरिका में बोलता था अपनी फौज के लिए, मैं अब भी बोलूंगा अपनी फौज के लिए। लेकिन ये जो चंद लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से मुल्क का
खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। इमरान खान ने रिस्ट्रेन किया, इमरान खान को बहुत कुछ पता है। इमरान खान ने रिस्ट्रेन किया, मैं चुप रहा। मैंने आपको कहा 10 महीने, बुजदिली नहीं थी, मैं यहां बैठ के भी चुप हूं, मैंने आपको पहले भी कहा। ये मेरा सब्र है, मैं अपने सब्र की वजह से चुप हूं। मैं समझता हूं कि कुछ बातें नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं, उनको ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की, मेरी और हमारी पार्टी की है? नेशनल इंटरेस्ट आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने हमारे पास 1 इंच जगह भी नहीं छोड़नी। हम सब्र करते जाएं, जो भी आपने कर लिया। आपको भी सोचना पड़ेगा ये आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर्पस क्या है। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा तो मैंने उनसे पूछा था, मैं कोई हिंदुस्तानी जासूस हूं जिसको आपने पकड़ लिया है? जुर्म क्या है? इस कदर गुस्सा किस चीज का है आपको हम पे? हमने ऐसा किया क्या है आपके साथ जो इतना गुस्सा है कि आपने हमारा नाम मिटा के दम लेना है? मिटाने वाली, जमाने वाली तो जात अल्लाह की है ऊपर। एक वक्त था, मुझे बताया गया कि आप जमानत अप्लाई ना करें, आपको जमानत नहीं मिलनी, आप अब इसी काल कोठरी में सड़ेंगे, अब आप बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ऊपर एक जात बैठी हुई है, उसके फैसले हैं। तो मुश्किल वक्त में अगर इंसान आता है तो वो जात जो है वो फिर उसे प्रोटेक्ट करती है, और हमें खुदा भी याद आता है तब। इसलिए मैं तमाम मुहिब वतन लोगों से जो हर जगह बैठे हुए हैं, हर इदारे में बैठे हुए हैं, हर गली में बैठे हुए हैं, हर घर में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब भुट्टो साहब को ख़त्म किया गया तो हम में से बहुत सारे लोग चुप रहे। बहुत सालों के बाद ये बात सामने आई कि उन्हें मारवाए अदालत कत्ल किया गया था। आज इमरान खान के साथ वही हो रहा है। आज इमरान खान के मुखालफीन उसके साथ वही कर रहे हैं। इसलिए आपसे तवक्को ये है, जितने लोगों तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कि आप बात करेंगे इंसानी हकूक की, बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बात करेंगे इक्वल लॉ की। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा दानश्वर को भी करप्ट कर दिया गया है। वो चेहरे देख के इंसाफ की बात करता है। चेहरा पसंद है तो इंसाफ की बात है, चेहरा पसंद नहीं तो मजलूम का भी मजाक उड़ाते हैं। अगर वो बंदा आपकी तरफ है तो आपके हिसाब से बड़ा मजलूम है। अगर आपकी उस पार्टी के साथ, इसमें कोई शक नहीं, हम सबकी एफिलिएशंस होती हैं पार्टी के साथ, दोस्तियां होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, फायदे नुकसान होते हैं उनके साथ, लेकिन एंड ऑफ द डे हम इंसान तो है ना। हमें अच्छे और बुरे की तमीज का तो पता है। तो हमें मजलूम के साथ खड़ा होना होता है, वो कोई भी हो। आज मजलूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो हम ये बड़ा वाजे कर देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बड़ा वाजे कर देना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अब कोई आवाज़ ऐसी नहीं है हमारी मेन जिसको छोड़ा गया हो। तकरीबन हमारी सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार कर ली गई है। इसी वजह से मैं आपसे यहाँ से मुखातिब हूँ, ताकि अपने जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, बल्कि पूरी कौम जो इमरान खान के बारे में जानना चाहती है, वो ये है कि खान साहब तक एक्सेस हमें नहीं दी जा रही। खान साहब को कहाँ और किस हालत में रखा गया ये हमें नहीं बताया जा रहा। एक बड़ा फ्रिवलेस केस बनाया गया है। एक गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनी है जो ना खान की मलकियत है, ना वो उसे बेच सकता है, ना वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप सब अमेरिका में रहने वाले समझते हैं कि ट्रस्ट एक फलाही इदारा जो होता है, उसको चलाने वाला सिर्फ उसको चला रहा होता है। जैसे वो शौकत खानम को चला रहे हैं। शौकत खानम खान साहब की मलकियत नहीं है, उसे चला रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी उनकी जाती मलकियत नहीं है, वो उसे चला रहे हैं। जैसे ईदी फाउंडेशन किसी की मलकियत नहीं है। तो वो ट्रस्ट जो है उसको इमरान खान क्यों चला रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ईमानदार है, लोग उन पर एतबार करते हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं उनके नाम पे ताकि वो गरीबों के लिए कुछ कर सकें।
वहां पर 100% स्टूडेंट फ्री पढ़ते हैं। और वो यूनिवर्सिटी किस चीज की है? सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करने के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर रिसर्च करके उसको मॉडर्न दुनिया के साथ रोशनास करवाने की। दुनिया के जो सबसे माने हुए इंटरनेशनल अक्लेम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का निसाब मुरतब किया। बहुत सारे अमेरिका से भी स्कॉलर गए जब निसाब मुरतब हो रहा था, जब भी वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही थी। तो खान का कसूर ये है कि गरीबों के लिए एक फ्री यूनिवर्सिटी बनाई, ट्रस्ट बनाई, और आज उसमें उठा के अंदर कर दिया। और दूसरी तरफ जिन्होंने 1100 अरब रुपया लूटा, उनको कल ही की डेट में आपने देखा कि एहतसाब अदालत ने छोड़ दिया। दूसरा, तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद की है, क्योंकि मकसद इमरान खान को किसी भी तरह से नाअहल करवाना है। और वो जाली तरीके से जो फर्द जुर्म आयद की है, वो बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये है कि खान साहब के ऊपर मुकदमा जल्दी ये ख़त्म करके, उन्हें नाअहल करके हमारी पार्टी को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। पार्टी का हर नजरियाती वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा है, जैसे पहले खड़ा था। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इमरान खान मुश्किल वक्त में है, लेकिन प्रिवेल करेगा, क्योंकि वो सच के साथ खड़ा है। और ये शमा जो उन्होंने जलाई है नजरिए की, जिसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का जो पिसा हुआ तबका है उसको ऊपर उठाना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ये आगे चलती रहेगी। हम बिल्कुल इस जुल्म को, जुल्म बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, हम इसको सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे और हम खड़े रहेंगे। हम में से हर एक ने अपनी अपनी बारी दी, आपने देखा होगा, लेकिन अभी तक एक शख्स भी हमारा टूटा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने जुल्म सहा है। मुझे तकलीफ इसलिए है कि मैंने वो जुल्म सहा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं, और इस टाइम खान साहब उसमें से गुजर रहे हैं, तो मेरे लिए और भी ज्यादा तकलीफ की बात है। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानें कुर्बान की थी, अपना सब कुछ लुटाया था। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए अब हमारी जो तीसरी नस्ल पाकिस्तान में जवान हो चुकी है, उनको अब कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के शहीद होने की इतलात हैं पाकिस्तान में, हमारे वर्कर्स की। नंबर्स अभी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन एक इतला के मुताबिक 15 से 25 लोग हैं कम से कम जो शहीद हो चुके हैं। उनकी बहुत सारों की डेड बॉडीज भी नहीं दी जा रही, ताकि कहीं जनाजा ना हो जाए, काउंट ना हो जाए। हमारे किसी लीडर को किसी जगह पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये मुझे अभी बता रहे हैं कि तकरीबन 47 माजरत मेरी कैजुअल्टीज जो हैं, जो शहादतें हैं, वो हो चुकी हैं। लाहौर में 2 शहादतें हुई हैं, 13 इंजर्ड हुए हैं। कोयटा में 3 शहादतें हुई हैं, 6 इंजर्ड हुए हैं। मालाकंड में 18 जख्मी हुए हैं और 3 शहादतें हुई हैं। उसके बाद चकदरा में 1 शहादत हुई है। बटखैला में 20 शहादतें हुई हैं। गुजरांवाला में 1 शहादत हुई है। पेशावर में 14 शहादतें हुई हैं। और अरेस्ट जो हैं वो 1000 से ज़्यादा लोग कल तक हो चुके थे। मजीद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी जो मेन लीडरशिप है उसमें भी बहुत सारे लोग उठा लिए गए हैं, और हमारी खवातीन जो MNAs हैं, कमल शौजेब हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी आप देख सकते हैं वीडियोस, उनको किस तरीके से लाठीचार्ज उन पे किया गया है। एक हमारी वर्कर को यहाँ गिरेबान से पकड़ा गया है। मुझे समझ नहीं, जिसने पकड़ा था, मैं अब क्या कह सकता हूं उसको, जिसने पकड़ा था गिरेबान से, माँ तो होगी उसकी, उसी गिरेबान से उसने उसे फीड करवाया होगा। उस माँ ने इसी गिरेबान से उसे जिंदगी बख्शी होगी। मेरी समझ से बाहर है कि जब वो अपनी बेटी की उम्र की उस लड़की का गिरेबान पकड़ रहा था सामने से,
तो उसको हया नहीं आया, उसे अपनी मां का गिरेबान याद नहीं आया। तो ये जिस बेहयाई की तरफ, बेशर्मी की तरफ हम चले गए हैं, ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं थे। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, दुख बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया जो शहादतें हुई वो भी, जिस तरीके से हमारी पूरी पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है वो भी, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर हम ये दुख सहेंगे और फिर भी कोशिश करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, आज भी इस सारे दुख के बावजूद कोशिश करेंगे कि हम अपने पेट से सारा कपड़ा ना उठाएं, पाकिस्तान की कोई इज्जत रह जाए, क्योंकि यही इमरान खान ने हमेशा किया है, यही इमरान खान की हमेशा ख्वाहिश थी। अब हमारा तकाजा ये है, जो कुछ आपने कर लिया, आइन पर वापस आया जाए। आपको पता है कि इलेक्शन आपने हार जाना अगर हुआ, ये सब कुछ आपने इलेक्शन से भागने के लिए किया। इलेक्शन करवाया जाए, उससे पहले इमरान खान और उनके साथियों को फौरी रहा किया जाए। ये जो फाशिस्ट रवैये हैं इनको ख़त्म किया जाए और 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। और इतलात हैं कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी दुरुस्त है, ये मैंने सोशल मीडिया पे, और आप भी जैसे बता रहे हैं, आप सहाफ़ी दोस्त भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये इतलात हैं। अब हमें ये नहीं पता कितनी दुरुस्त हैं, जारी बात है, आपने भी देखी और मैंने भी देखी। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अदालतों का भी गला घुंटा जाए। पाकिस्तान बड़ी मेहनत से बना था, हमारे बुजुर्गों की। हम कोई पैरासाइट्स नहीं हैं, हम कोई बाहर के लोग नहीं हैं जो आपसे अपने हकूक मांग रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानें दे के पाकिस्तान बनाया था। हमारी माओ, बहनों, बेटियों ने अपनी इज्जतें लुटाकर पाकिस्तान बनाया था। हम कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हम उन्हीं के वारिस हैं, उन्हीं के पोते और नवासे हैं जो आपसे अपना हक मांग रहे हैं। तो हमें नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर ट्रीट ना किया जाए, हमें दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान को, ये जो एलीट कैप्चर्ड है पाकिस्तान, इन चंद खानदानों के पास, और उन्हीं खानदानों के ताने बाने पाकिस्तान के हर इदारे के साथ मिलते हैं, हर ताकतवर जगह के ऊपर मिलते हैं। हम उन खानदानों के तसल्लुत से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, जिसकी कीमत आज इमरान खान गिरफ्तार होकर जिंदान में पड़ा हुआ है, फिर तशद्दुद हो रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर ऊपर मेरा अल्लाह है, जिससे मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा मजलूम के साथ होता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारी मदद फरमाएगी। आपके कोई सवाल आज? इधर से शुरू हो जाए, लेफ्ट से। अच्छा, मैं और उससे जो हाकिम इंसाफ और अदल इंसाफ है, ये लोग भी नजर आ रहे हैं कि ये भी जो अदल इंसाफ के हाकिम है, ये भी वक्त के युद्धों के साथ नजर आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। आपके सलाह जो एक बाकी कौमी लीडर है, कौमी लीडरों को गिरफ्तार कर दिया गया है, आप क्या मंजरनामा देखते हैं? और ये भी अटर्नी जो आए हैं मिलकर इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि उनका जो सब्सटेंस है वो एक उनके इनके जरिए इंजेक्ट कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि फैसल है खानों के बुलाए गए के बारे में बताने। और आप पाकिस्तान, देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा, मेरा एक वीडियो क्लिप आप लोग बहुत देखते हैं। मैं व्हील चेयर पर अदालत आ रहा हूँ और मैं मास्क मांग रहा हूँ, शोर कर रहा हूँ। उस दिन मुझे भी, मेरी भी वेन में एक इंजेक्शन दे के मुझे वहाँ लाया गया था, और मुझे कोई होश नहीं थी मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ लाया गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं थी। मुझे सिर्फ ये था कि मेरा दम घुट रहा है और मुझे मास्क चाहिए। तो ये क्योंकि मैंने भुगता हुआ है, मुझे पता है कि वो इंजेक्शन इंसान को क्या करता है, वो आपको नींद पागल बना देता है। आपने देखा होगा कि मैं व्हील चेयर पर बैठा शोर मचा रहा हूँ मास्क के लिए, सांस मेरा रुक रहा था, लेकिन अगर मैं होश में होता शायद उतना शोर ना मचा रहा होता।
तो आपका फोकस खराब करने के लिए, आपकी सेंस खराब करने के लिए, आपको टूटा हुआ दिखाने के लिए आपको ऐसे इंजेक्शन ला के अदालतों में लाया जाता है, ताकि जब आप टूटे तो आपकी पीछे से पार्टी टूटे और लोग अपना जो उनकी स्ट्रेंथ है, ईमान है अपने अल्लाह के ऊपर, अपने नजरिए के ऊपर, उसको वो खो दें। तो बिल्कुल ये खान साहब के साथ उनके वकला कह रहे हैं कि किया गया है, और अगर वो कह रहे हैं तो मैं इसलिए कहूंगा कि किया गया क्योंकि ये मेरे साथ होता रहा है। तो इसलिए हमें खान साहब की ज़िंदगी की बहुत तशवीश है, हमें उनकी सेहत की बहुत तशवीश है, हमें बहुत तशवीश है कि उनको अगले आने वाले दिनों में कैसे ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी। ही 70 ईयर ओल्ड। ये हमें पहले से पता है कि जितने लोग भी इनको किसी तरह से भी इनके रास्ते में आए, उन सबको स्लो पॉइजनिंग से हार्ट अटैक हुए। मकसूद चपड़ासी से लेके आपके सामने एक पूरी लिस्ट है 8-10 लोगों की। ये क्या एक, आप क्या कहते हैं, हादसा है कि सारे ही इनके जो जिनसे इनको मसला था उन सबको ही हार्ट अटैक हो गया। हमें डर है कि खान साहब को भी ऐसी अद्वियात ना दी जाएं, और इसके लिए वो अपने मुआलिज को चेक करवाना चाहते हैं। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं वाहिद था जो उनको 2 से 3 दफ़ा मिला। हर दफ़ा जब मैं उन्हें मिलने गया तो उनके ज़ाती मुआलिज जेल के बाहर से अंदर जाके उनके साथ बैठे होते थे। मेरी मौजूदगी में, उनका नाम शायद इरफान है, कुछ ऐसा नाम था उनका, अदनान 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 या रिजवान, तो वो वहां पर बैठे होते थे। हर दफा जब मैं गया हूं तो मेरी उनको बिल्कुल एक्सेस थी सब डॉक्टरों की अपनी। तो इमरान खान के साथ आप एक हीरो वाला सलूक ना कर सके, ठीक है, आप एक साबका वजीर आजम वाला सलूक ना कर सके, ठीक है, इंसानों वाला सलूक तो करें। इंसानियत तो कोई चीज़ है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर तो जो हमने पायलट पकड़ा था, हमने उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था। हमने उसको नहीं मारा था, उसको चाय पिलाई थी, उसको नए कपड़े खरीद के दिए थे, और ज्यादा नहीं तो इमरान खान को उतना ही सलूक कर दें। इमरान खान ने तो तब भी वतन का दिफा किया था। इमरान खान तो हमेशा आपके लिए, वतन के लिए बोला है। तो मेरी तवक्को है कि इमरान खान साहब को, उनके मुआलिज को फौरी तौर पर एक्सेस दी जाएगी। और मेरी अदालतों से भी तवक्को है कि आज आपको अगर हंसी आ रही है हमारे ऊपर, अगर आपको हमारी बेबसी पे आज हंसी आ रही है, तो कल बारी आपकी भी है। फिर अगर आज आप अंदर से बड़े खुश हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो ये बारी आपकी भी आनी है। ये वक्त गुजर जाता है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुश्किल वक्त गुजार के बैठा हूं, गुजर गया, खान साहब का भी गुजर जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज है, तो बारी आपकी भी आनी है। तो इसलिए मैं अदलिया से दोबारा एक दफा गुजारिश करूंगा कि रीथिंक करें कि आप क्या कर रहे हैं। इसका वजन आप पे है। अगर आपने आज जस्टिस ना दिया तो आपके ऊपर से एतमाद उठ जाएगा लोगों का। मौसम भाई सारे हमारे भाई सबसे लेंगे सवाल। जी मौसम भाई। जी मुझे, क्योंकि अदालत ने 30 दिन की इजाज़त दी हुई है, उसके लिए मेरा जो प्रोग्राम है, जो जब मैं आया था तो उसके लिए मेरा प्रोग्राम है वो 16 को जाने का है, और वो मैंने सबको बताया कि सबको पता हो, उस टाइम ये ना लगे कि अचानक को प्रोग्राम बना, ये पहले का बना हुआ है। मैं 17 को आया था और 16 को मेरे 30 दिन पूरे होते हैं, तो मेरा जाने का प्रोग्राम है। तो वो मैंने सबको ट्वीट करके सिर्फ ये बताया कि ये ना लगे कि मेरा कोई उसमें है। दैट वाज अ ट्वीट। जी कारकुन जो है उनको पकड़ पकड़ हो रही है, और जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है। इसमें आप क्या समझते हैं कि पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस वक्त तो नजर आ रहा है कि कोई रास्ता नहीं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं एंड क्या स्ट्रेटेजी, अगर टॉप टीयर सेकंड ईयर लीडरशिप अरेस्ट हो जाती है तो पार्टी कैसे गाइड होगी?
देखिए, इमरान खान एक नज़रिए का नाम है। अगर आखिर पे हमारा एक वर्कर भी बचा तो वो भी खड़ा रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। पार्टी जाएगी कहीं नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कुछ तफैलिए, कुछ पनाह गज़ीन, कुछ ऐसे लोग जो बहरूपिये हों, वो शायद मुश्किल वक्त में, उम्मीद तो मुझे वो भी नहीं, क्योंकि वो भी तो इंसान है, अपने गिरेबान में तो झांकेंगे कि अगर इमरान खान को छोड़ना था तो अच्छे वक्त पे छोड़ते, ये वक्त तो नहीं है उसे छोड़ने का। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई तफैलिया छोड़ेगा भी तो मैं आपको ये बड़ा वाजे कर दूं कि जो पार्टी का वर्कर है, हमारी आईएसएफ है, हमारा यूथ विंग है, हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, सबसे बढ़ के यकीन करें हमारी माएँ और बहनें हैं। मैं आपको वाजे कर दूं कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तमाम जितने भी मर्द हैं उनको पकड़ लिया गया तो हमारी औरतें खड़ी होंगी, पार्टी चलेगी। ये मैं आपको बता दूं कि उसकी जो भी स्ट्रेटजी हो, हम कैसे रीग्रुप होते हैं, क्या करते हैं, कैसे फाइट बैक करते हैं, वो हालात पे होता है। हालात किस तरह के होते हैं, उन हालात में किस तरीके से मुकाबला किया जाता है, वो स्ट्रेटजी बदलती है। कई दफ़ा थोड़ा पीछे होकर वापस आप आते हैं अपनी जगह के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जवान हों, बूढ़े हों, औरतें हों, मर्द हों, जो भी बच गया, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की खातिर खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम 75 साल से यही तमाशा देख रहे हैं। कहीं तो लाइन लगानी पड़ेगी, कहीं तो खड़े होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पार्टी का वर्कर तो खड़ा होगा, अब अवाम भी साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। वाशिंगटन टीवी बारी बारी पार्टी कारकुनान के लिए एक ही हिकमत अमली है, खान का एक ही नज़रिया है। खान का नज़रिया ये है, पुरअमन रहें लेकिन खामोश मत रहें। आपने पुरअमन रहना है, लेकिन आपने खान के नज़रिए पर डट के खड़े होना है, 1 इंच भी पीछे नहीं होना। आपको बिल्कुल तोड़ने के लिए सब कुछ ये जो किया जा रहा है कि हमारी सारी लीडरशिप पकड़ी जा रही है, ये असल में हमारे वर्कर को तोड़ने की कोशिश है। अब ये बताया जाएगा कि इमरान खान को अब कई साल नहीं छोड़ना, अब ये बताया जाएगा कि आपकी लीडरशिप को भी कई साल नहीं छोड़ना, ताकि वर्कर डीमोरलाइज हो जाए, छोड़ दे, उम्मीद ख़त्म कर दे। जो तो मुसलमान है, जो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, वो तो उम्मीद नहीं छोड़ सकता, वो ना उम्मीद नहीं हो सकता, उसकी ट्रेनिंग में नहीं। तो अगर आप उसके उम्मती हैं तो आपका जो अल्लाह पे यकीन है, आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो आपका यकीन है, तो उसमें इन्नल्लाह मअस साबिरीन, डट के खड़े हों, पुरअमन रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, खान ने कभी इंस्टिगेट नहीं किया तशद्दुद के लिए। हम वायलेंट नहीं, हमारे पास 2 ताकतें हैं, एक नज़रिए की, एक अवाम की। हमको लठ बरदार, बंदूक बरदार हम ना, जो कुछ कराची में हुआ ना हम उस तरह की पार्टी हैं, जो कुछ मलेशिया मौलाना ने बनाई हुई है ना हम उस तरह की पार्टी हैं। हम एक आम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे पास एक ही तरीका है कि हम आवाम की ताकत से जवाब देंगे, पुरअमन रहते हुए। तो पुरअमन रहिए, लेकिन अपना नजरिया, अपनी जगह, अपने कायद को मत छोड़िए। आपने अभी एक अच्छी बात की कि उन लोगों में तैयार रहना चाहिए दूसरी तरफ बैठे। एग्जैक्टली जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे शाहिदुल्लाह की साइड में वो तकरीर याद आ गई, तो वो आपको कह रहे थे कि वो वक्त आएगा कि आप भी रोएंगे। तो एक चीज तो आप लोग मुतफिक होते हैं कि दूसरा बुरा होता है। पार्टी 70 साल से एक तरफ घुसती है, इस तरफ की पार्टियां बदलती रहती हैं। तो क्या आप कभी सियासी डायलॉग करेंगे किसी से या दूसरे को? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, मैं इसका आपको बड़ा खुल के जवाब देता हूँ। हमें 4 साल बताया गया कि आपका फलां फलां शख्स करप्ट है, जैसे हम कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है, जिस पे मुशाहिदुल्लाह मरहूम बात कर रहे थे। हमने उनमें से अगर किसी को पकड़ा तो उनके गिरेबान से नहीं पकड़ा। हमने अगर उनमें से किसी को पकड़ा तो वो अदालतों ने पकड़ा जो पहले से, हमारी हुकूमत आने से पहले के उन पे जुर्म बने हुए थे। हमारी तरफ से कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया। एक मिनट रुक जाइए, वो जिन्होंने किया उनसे पूछे ना, वो सिविलियन अदारे के नीचे नहीं होता मंशियात, उसमें यूनिफॉर्म में लोग बैठे होते हैं, वही मुकदमा बना। ये नहीं कि मैं अदारे पे तनकीद कर रहा हूँ, उसमें बैठे ही वो हैं, हेड ही वो कर रहे हैं, वो वजीर बेचारे ने मेरा ख्याल ऐसे ही अपने जुम्मे ले लिया, खाम खाना, उसे पता ना, कोई बात ना लेना, नहीं करना चाहिए था, वो उसको नहीं लेनी चाहिए थी अगर उसको पता नहीं था उस बात का।
तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने किसी एक शख्स के ऊपर मुकदमा नहीं बनाया, और अगर उनमें से लोग पकड़े गए तो जो करप्शन की थी उस पर पकड़े गए। 4 साल आपने हमें बताया कि आपका फलां फलां बंदा करप्ट है, उनमें से तो किसी एक बंदे को, जिनका आप हमें बताते रहे करप्ट है, उनमें से तो किसी एक बंदे को आपने हाथ नहीं लगाया। 4 साल हमें आपने बताया कि जी फलां ने इतनी करप्शन कर दी, पीटीआई वाले ने, फलां ने ये कर दिया, फलां ने डीसी लगा दिए करप्शन करके, फलां ने ये कर दिए, उनको तो आपने हाथ नहीं लगाया। और इमरान खान को आप पकड़ रहे हैं घड़ियों के ऊपर, इसका मतलब करप्शन नहीं है हम पे। अगर होती तो जो करप्शन आप हमें बता रहे थे कि फलां फलां ने किया, आप उनका भी तो कोई केस बना के सामने लाते। एक सेकेंड, केस आपने आखिर पे क्या बनाया है? तोशा खाने से घड़ियां ले ली पैसे दे के, ये केस बना है। केस आप क्या बना रहे हैं आखिर के ऊपर? आप केस बना रहे हैं कि एक गरीबों के लिए ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है। तो ये मत कहिए कि उनके जमाने में भी ऐसा होता था, हमारे जमाने में भी ऐसा होता था। अब मैं आपके सामने आया हूं, मेरे पे तो पाकिस्तान में इल्जाम नहीं लगा, बदतरीन मुखालिफ ने भी इल्जाम नहीं लगाया कि मैंने करप्शन की है। अब केस तो मेरे पे बना है, तो आप कहेंगे जो आप पे बना, और तो फिर हमजा शहबाज भी इतनी की देर जेल रहा था जितनी देर मैं रहा हूं, लेकिन उस कमबख्त ने अरबों रुपए कमाए, मैं तो वैसे ही आ गया हूं। फिर वो मुझे अरबों ही दे दें साथ, अगर केस बनाने का आपका ये जाविया है। हम केसेस भुगत रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। हाँ जी, नहीं वो एहसन इकबाल का भी तो नैब का था ना सबका। आप चुप करें ना, चुप करें। सारे हमारे 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, तो उसको पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के साथ नहीं ये काम करते होते, वो ठीक है, सहाफियों के साथ नहीं करते। ना कोई केस बनाया गया, भी आपने कहा किसी के ऊपर केस नहीं बनाया गया, तो ये नजरिए से तजाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोबारा आइएगा, नजरिए से क्या तजाद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी नजरिया है कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा किया। जी जी, आपकी 4 साल हुकूमत में किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी शख्स पे कोई करप्शन का मुकदमा नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया, अभी आपने कहा ठीक है, कि पुराने मुकदमों पे केस चल रहे थे जिसपे उनको जेलें हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी पे भी करप्शन का कोई मुकदमा नहीं। अच्छा तो चले ये तजाद नहीं है पाकिस्तान। चले, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, आपको जवाब। देखिए बात यह है कि जो मुकदमात बने हुए थे, आपने जब उनमें इंसाफ आप नहीं दिला पा रहे थे, एक तरफ आप अगले दिन प्रोसिक्यूटर चेंज हुआ होता था, अदालत चेंज हुई होती थी, हुकूमत में हम थे, हमें पता ही नहीं लगता था कौन कर रहा है ये सब कुछ। तो हमने क्या मुकदमे बनाने थे? हमें तो मसरूफ रखा गया, कभी इस काम में और कभी उस काम में। कुछ हमें मीडिया ने मसरूफ रख लिया, और बाद में वो पता चला कि वो रिमोट कंट्रोल कहां था, वो भी बाद में समझ आई। 13% वाली महंगाई ऐसे लग रही थी कि वो मीडिया के मेरे जितने दोस्त थे, आप तो नहीं, आप तो यहां थे, वहां वाले दोस्त थे, मुझे फिक्र होती थी हार्ट अटैक ही ना हो जाए, इतने परेशान है। अब कम वक्त 49% पे नहीं बोलते। तो भाई हमने क्या नए मुकदमे बनाने थे? जो पहले बने हुए थे, जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनमें अगले दिन दनाते फिरते थे, उनमें उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, उनमें उनकी पेंसिलें नीचे गिरती थी तो एसपी लेवल के लोग सलूट मारते थे। क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारी हुकूमत में भी उन्हीं की हुकूमत थी। हम तो सिर्फ ये करने में हम कामयाब हो गए कि हमने अपना किरदार आपको दिखाया है, तो आज अवाम हमारे साथ खड़ी है। हम उन 4 सालों में ये करने में कामयाब हो गए हैं कि आज सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि अवाम ने देखा है कि इमरान खान ने लूटा नहीं है, हमारी एक ही कामयाबी है। तो इसलिए किसने क्या किया इसको बाद में कभी बात कर लेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। जी शाह जी, शहबाज शाह साहब। जी 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 जी, नंबर 2, जब 2011 से ये हुआ, हुई, फिर या उठाई या जो भी होता रहा, 2022 तक हम देखते हैं कि एक भी शिकायत जो है इमरान खान साहब को या पीटीआई को पहुंच से नहीं है। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो है, इसी में सारे के सारे इल्जाम उन पर ये करता रहा, फलाने ये किया,
कोई इल्जाम ऐसा भी बताएंगे जनरल पाशा पे हो, जो रहीमुल इस्लाम पे हो, जो जनरल फैज पे हो, या जो साकब निसार पे हो, तो वो दौर की भी तो बात करें। देखिए, दो बात, फरिश्ता कोई भी नहीं होता, गुनाहगार सब होते हैं। इन गुनाहगार होने के लेवल फर्क होते हैं। हम सब से झूठ बोला जाता है, आप भी बोलते होंगे, हो सकता है कि पिछले एक हफ्ते में आपने भाभी से झूठ बोला हो, लेकिन लेवल होते हैं। सुन लीजिए ना बात, आपने साकब निसार साहब सबकी बात की, अब लेवल होते हैं। अब आपने एक शादी यहाँ की हो, एक आपने पाकिस्तान में की हो, एक झूठ यहाँ है। अब बात तो सुन ले सर, मैंने तो नहीं कहा, जब आपने इतने सारी हस्तियों के नाम लिए मैंने एतराज नहीं किया आपसे, आपने हमारी बीवियां हमको गनवाई, हमने तो आपको कुछ नहीं कहा। अब आप भी सुन लें। ओए अजरा एक मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, मेटाफोरिकली। अगर तो आपने क्रॉस करनी है तो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो सवाल का जवाब दे, जब आप बोल रहे थे तो मैं सांस थाम के, आप मेरे मोहतरम है, मैं सुन रहा। मैं जब बोलता हूं तो आप मुझे काटते हैं। तो ये बुनियादी जो सहाफत के कवानीन और एहतराम हमने आपसे सीखा है, ये उसी के खिलाफ है। अगर तो आपने एहतराम से मेरे से बात करनी, मैं आपका एहतराम करता हूं, आप मेरे बड़े हैं ना, बजाएं। अगर तो आप उनको समझा देते नहीं बजाएंगे। अगर तो आपने क्रॉस टॉक करनी है तो हम दोनों अलग बैठ जाएंगे, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका टाइम जाया होगा। अगर आपने सवाल का जवाब सुनना है तो मैं दे देता हूं। आपने कुछ, एक सेकंड, आपने कुछ बोलना है तो मैं आपको दोबारा मौका फराहम करता हूं बोलने, फिर मुझे बोलते हुए ना इंटरप्ट कीजिएगा। जी प्लीज फरमाइए। ठीक, अब मेरा जवाब यह है कि आपके झूठ के लेवल होंगे ना। एक झूठ होगा कि आपने वहां बेगम है, दूसरा झूठ होगा कि आपने यहां को कार्रवाई की हुई है। तो हर चीज की आपको सजा उसी तरह की मिलेगी ना, या एक ही तरह की मिलेगी? हर झूठ का लेवल होगा। तो ये तो आपने बताना है, आपको तब बताना चाहिए था। साकिब निसार इधर ही थे, आप वो इधर आए भी थे, आपको इधर की अदालत में कोई केस कर देना चाहिए था। या उस जमाने में कोई सस्ती थी टिकटें, $900 की टिकट होती थी, आपको लेके जाके उनकी अदालत में पेश हो जाना चाहिए था। जैसे आप मुझे यहाँ डांट रहे हैं, वहां उन्हें डांटना चाहिए था, आप ऐसे ही चुप रहे इतनी देर। अब मैं वापस आता हूं कि आप ये कहते हैं कि आपको किससे मसला है। हमें एलीट से मसला है। पाकिस्तान एलीट ने कैप्चर किया हुआ है। हर बड़े इदारे में एलीट के लोग बैठे हुए हैं, उनके इंटरेस्ट है। मीडिया में भी बैठे हुए हैं। आप जरा सी बात तो करें एलीट के इंटरेस्ट पे। आपके अपनी तरह के, जिसकी अपनी बनियान अंदर से फटी होती है ना, वही आपको पड़ जाता है। हालांकि वो एलीट नहीं होता, लेकिन एलीट ने उसको अपनी आवाज बना के रखा होता है, वही आपको पड़ जाता है। आप बात ही नहीं आपको करने देता हूं। वो भले अदालत हो, भले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भले आपकी कौमी असम्बली हो, कहीं आप बात नहीं कर पाते, क्योंकि एलीट ने हर जगह अपने बंदे रखे हुए हैं, वो आपको बात नहीं करने देते। कोई इदारा, जुडिशरी हो वहां है, वकील हो वहां है, एस्टेब्लिशमेंट हो वहां है, सहाफत है वहां पे है, चैनल के मालकान है वहां पर है। और एलीट से बाहर का जो बंदा आता है, वो गरीब सहाफी हो, उसे तुन के रख देते हैं। वो शोएब शेख जैसा मिडिल क्लास बंदा चैनल बनाने का सोच बैठे। आप सोचें, बोल टीवी देखे कि ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में हुए, बंदे को समझ नहीं आती। शुगर मिल वालों ने माफिया बनाई हुई है कि शुगर मिल की जो एसोसिएशन है, ये जरा गौर कीजिएगा, ये दुनिया में नहीं होगा कहीं, वो इजाजत देगी तो नई शुगर मिल लग सकती है। इसी तरह चैनलों की बदमाशी पाकिस्तान में यह है कि जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसके नुमाइंदे सारे मालकान है चैनल के, वो इजाजत देंगे तो आप जैसा सहाफी जो है वो चैनल बना सकता, वरना नहीं बना सकता। तो ना मुझे बात करने, मेरे लिए बड़े दिल के करीब बात है ये। अपने पे बात आई तो आपको चुभ रही है सर, करने देना बात। शोएब शेख साहब ने चैनल बना लिया, आप जैसे बहुत सारे मोहतरम दोस्त उनके यहां काम भी कर रहे थे। 10 साल तक उस बंदे को रेटिंग नहीं दी गई। इतनी बड़ी माफिया, लेकिन वो माफिया आपको बोलने नहीं देती, वो हर जगह आपके रोड़े अटकाती है। तो इसलिए हमारी जो तमाम लड़ाई है ना, वो आपके साथ नहीं है, किसी एक शख्स के साथ नहीं है, वो उस माफिया के साथ है। किसी एक इदारे, किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं है, उस माफिया के साथ है, एलीटिज्म, जिसने आम पाकिस्तानी के हक को रोका हुआ। आपका सवाल आ गया, अब अगला सवाल है। आपकी नहीं मिली? आपकी
नहीं, मैं सबको जानता हूँ, शुएब शेख किसी की तनख्वाह नहीं रोकता। अगर आपके किसी की रुकी हुई है तो मैं दिलवाता हूँ, मुझे बता दीजिए। ये नहीं, मैं बता दूँ सर, मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने दिया, वो आपको गलती लगी, वो आपको गलती लगी। अच्छा सर, नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। वो आपने, मेरा ख्याल है, ऐनक इसी तरह जैसे आप यहाँ रखते ना, यहीं रख के देखी होगी। वो बोल नहीं होगा, वो जियो टीवी होगा। बोल वाला टाइम पे तनख्वाहें देता है, बोल वाला टाइम पे तनख्वाहें देता है। यही माफिया जो है, यही मुकद्दम फौज आपको आपको बैकअप करके लेके आई थी, फिर यही फौज आज आपके साथ है। आप 14 पार्टियां आपके अगेंस्ट हैं, तो आप फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है आपको कि आपको कौन गैबी ताकत जो है वो आपको दोबारा इख्तियार में लाएगी? देखिए, इसका जवाब सिर्फ मैं आपको ये दूंगा कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, जिसको मैं इंग्लिश में, उर्दू में आपको बता देता हूँ कि जो जीत होती है ना, उसके सब साथी होते हैं, और जो हार होती है उसका कोई साथी नहीं होता। हमें कोई नहीं लाया था, हम जीत रहे थे 2018 में। जब आप जीत रहे होते ना, इधर आपके न्यूयॉर्क में सबको पता हो ना, फलां ने मेयर बनना है, सारे ही उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। जिन्हें कभी ਉਹਦਾ ना नहीं सुनिया होवे, वो भी कहता मैं 20 साल तो ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं। तो तब भी हमारे साथ ऐसे ही लोग आए थे, सारे के सारे, इलेक्टेबल्स हों या कोई और हो, क्योंकि हम जीत रहे थे। हमारी 30 से 35 सीटें छीनी गई थी ताकि हमें बैसाखियों पर रखा जाए और कंट्रोल में रखा जाए। हमें पहले भी अल्लाह की ज़ात लाई थी, गैबी ताकत एक ही है और वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने इंशाल्लाह, जैसे आपकी मूंछ ऊंची रखी हुई है ना, अल्लाह हम पे मदद करेगी और इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। ये अब आप देख ले, अब आपके लोग तालियां बजा रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। नाले हुण तुसी, अच्छा, और दूसरा मेरी तुहाडे को गुजारिश होएगी कि तुसी साथियों का पूरा साथ दियो। जवान आदमी उठ के खड़े हो, वो बह गए हो, पहले ही थक गए हो। अगला सवाल, मेरे किते गोडियां च ना बह जाना, बस उंज ही बहना। देखिए, हम आज़ाद अदालतों के साथ हैं। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आखिरी अथॉरिटी है कोई भी फैसला देने की। हम कोई ऐसी बातें नहीं करते। बड़ी वाज़ेह हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। ऐसा ही है ना जी। कमी बेशी, अल्लाह माफ़ करे अगर मेरे से तर्जमे की कमी बेशी हो रही है तो उसके लिए माजरत, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ये है। 9 अप्रैल को हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ गलत फैसला दिया गया। हम समझते हैं जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग को टर्न आउट किया गया था, यही चीफ जस्टिस साहब थे, यही जजेस थे। हम समझते हैं वो गलत फैसला दिया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। हमने सर नीचे करके उस फैसले को माना। वो फैसला हमें पसंद नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के लिहाज से हमने उस अदालत का एहतराम करना, हमने एहतराम किया था। हमारे खिलाफ आइंदा भी फैसले होंगे। अभी जो फैसला हुआ खान साहब का कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है, हमारे हिसाब से वो गलत फैसला है। लेकिन अभी भी मैंने जब जिक्र किया तो साहब साथ का एहतराम का दामन नहीं छोड़ा। यहां बैठा हूं, यहां डर भी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन इंसानियत का डर तो है ना। परवरिश तो हुई है ना कि अदालतों का एहतराम करना है, तो हम उनका एहतराम करते हैं जज साहब का, और आइंदा भी करेंगे। हम चाहते हैं इसी तरीके से दूसरे भी एहतराम करें। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक जानदार फैसला आएगा, कानून पर मबनी, आइन पर मबनी, बगैर किसी डर के, और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के अंदर जो एक मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन थी, फिराव GHQ पे हमले, बॉर्डर हाउस पे, उनके ISI के हेडक्वार्टर पे, फिर कोर्ट कमांडर जो घर दिलाया गया, उसका पूरा जिक्र भी किया हमारे दोस्तों ने पूछा। तो आप ये बताएं, असद उन्होंने कहा वो टेररिस्ट थे, वो PTI के लोग नहीं थे। अब आप ये बता दें कि वो कौन लोग थे, नंबर 1। दूसरा सवाल है आपके मुताबिक, थोड़ा सा संजीदगी से जवाब दें तो आपको मिल पाए। आपने कहा कि अमेरिका में फौज के हक में मैं अच्छा सोचता हूँ, आपने भी कहा।
आप जब शैंपेन कैरोलाइन्स में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे तो आपने 8 से 9 स्टडीज की हैं जिसको मैंने, उनमें एक स्टडी जो थी वो ये है कि डज डिफेंस स्पेंडिंग impede economic growth, co-integration and casualty analysis for Pakistan। ये बैक ऑन जून 18-20-12 को ये शाया हुई थी, जिसमें पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज में जो एक्सपेंशन और बजट कट पे आपने मैथमेटिकल स्टडी की। आप ये बताएं कि आप ये स्टडी किसके बिहाफ पे कर रहे थे, और मेरा दूसरा इससे सवाल यह है कि हमें 2018 तक आपका पता है कि हुआ नहीं, इससे पहले आपने आपका माजी ब्लॉक है, आपको कोई बंदा सर्च नहीं कर सकता। ये भी बता दें कि ये आपने ब्लॉक को किया है या उन लोगों ने किया है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी संजीदगी से, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आपने मेरे से बड़े ज़ाती सवाल किया है उतनी खंदा पेशानी से आप सुनेंगे। जी जी मैं आपको सारे सवाल, पहले तो अपनी ज़ात का मैं बता दूं कि आपने कहा कि 2018 से पता है। एक तो वो इलोनाई है जी, एस उसमें से साइलेंट कर दें। आप अमरीकी प्रोफेसर हैं, अपनी एक स्टेट का नाम गलत ले रहे हैं, अमरीकी साफ़ी हैं, तो ये ज़रा जचता नहीं आप पे। तो उसका नाम मैंने आपको कहा क्रॉस टॉक नहीं होगी, अगर आपने जवाब लेना फिर क्रॉस। जब आप कह रहे थे, आप मेरे बारे में जो कह रहे थे मैं चुप करके सुना, सांस भी नहीं ले रहा था। असूल एक ही होगा आपका और मेरा। तो पहली तो आपकी गलती, क्योंकि प्रोफेसर हूं तो आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्योंकि वो इलोनाई है उसका जो एस है वो साइलेंट है, तो आइंदा ये गलती नहीं आपने करनी। दूसरी बात ये कि मैं 1980 में फैसलाबाद से 25 किलोमीटर दूर पैदा हुआ। पहली जमात पढ़नी शुरू की 89 जिम्बे स्कूल के अंदर। मास्टर सदीक साहब, मैंने कहा कोई ब्लॉक नहीं किया हुआ, आपको पूरा पता दे के आऊँ। मास्टर सदीक साहब अभी भी जिंदा हैं, 5वीं जमात तक उन्होंने पढ़ाया। खूब डंडा फेरते थे क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बहुत पुअर था। उसके बाद 6ठी जमात में मैथमेटिक्स का इकराम साहब हमारे पल्ले पड़ गए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे लंबी, और साथ सफदर साहब पढ़ गए, और बायोलॉजी पढ़ाते थे रज़ा साहब, और मोहम्मद बख्श साहब पढ़ाते थे केमिस्ट्री। ये 84 जिम्बे मेरा हाई स्कूल है जनाब, ये भी ब्लॉक नहीं किया जनाब के लिए, ये भी पता हो जनाब को। वहाँ से मैट्रिक किया। आगे फिर इकरामुल हक भुट्टा, प्रोफेसर हमीद साहब, भुट्टा साहब केमिस्ट्री पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में, और हमीद साहब जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाते थे। और भी बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, लेकिन आप उनका मेरा कल टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी से MBA किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से PhD की। वो मलाया कुआलालंपुर मलेशिया में है। मालिक साहब आपकी तरह पूछ बैठे थे, उसका तो मैंने अच्छा जवाब दिया था, वो ऑनलाइन आपके पास मौजूद होगा, सारा रेफरेंस वो निकाल लीजिए। फिर पोस्ट डॉक्टरेट मैंने प्रोफेसर जॉन जे लॉलर के साथ किया, वो यहाँ अमेरिका में होते हैं। उसके बाद मैंने यहीं पर पढ़ाया, और पढ़ाया क्या, वो सब यहाँ पर पढ़ा। 2018 से रही है, फिर इसका मतलब है कि या तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आजकल कंप्यूटर नहीं है या पूरी जुस्तजू नहीं करते हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ स्टडी कह रहे हो, ये स्टडी को 2013-14 दी है, तो अपने मुंह नाल ही कह रहे हो 2018 तो पहले सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है, तो नाल स्टडी भी चुक लिया है। अच्छा, अब ये आपने मेरी बात का मजाक नहीं समझना जो जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ तो मेटाफोरिकली आपको जवाब दूंगा इसका। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, वो आपके साथ आपको टीवी प्रोग्राम कर रहे होंगे, बहबूदे आबादी के लोग होंगे, वो बच्चों के कम पैदा होने के ऊपर रिसर्च की होगी, वो बता रहे होंगे कि बच्चे कम पैदा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पैदा होने पर उनको कोई मसला है, या वो उसके ऊपर कोई वो एतराज़ कर रहे हैं कि आप क्यों पैदा हुए, तो वो उनकी रिसर्च है। ये जो मेरी रिसर्च आपको किसी ने भेजी है, इसमें और भी पाकिस्तानी प्रोफेसर थे कॉमसेट यूनिवर्सिटी के। इसमें मेरे जो साथी प्रोफेसर थे वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के नहीं थे, मैं ही था यहाँ से। वो अभी भी पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं वो सारे प्रोफेसर। हम ये कह रहे थे कि क्या अगर किसी मुल्क की फौज पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाए तो क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होती है। ये प्रोफेसरों का एक सवाल था, और वो जो पाकिस्तानी प्रोफेसर थे उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा था। इस तरह की स्टडी सारे मुल्कों के प्रोफेसर करते हैं। उसमें शायद मैं गलत नहीं तो हमारे साथ एक चाइनीज प्रोफेसर भी इसी तरह की एक और स्टडी में था। तो ये प्रोफेसरों का काम होता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना ठीक है कि नहीं है, समझ रहे ना, ज्यादा लेबर में किस उम्र के लोगों को जाना चाहिए, और भी बहुत सारे कोई भी सवाल हो सकता है कि तालीम पे कितना खर्च होना चाहिए, ये भी सवाल है। क्या प्राइवेटाइज एजुकेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए, हेल्थ सिस्टम के ऊपर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, क्या अमेरिका का हेल्थ सिस्टम ठीक है जहां प्राइवेट इंश्योरेंस है या यूके का है। तो ये प्रोफेसर हर तरह की स्टडी करते हैं।
इस स्टडी को, क्योंकि आप मेरा ख्याल मेरे फील्ड के इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आपने वो पेपर पढ़ा नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप तो बहुत पढ़े लिखे, मेरे फील्ड के मैंने आपको कहा। तो मैं अगला सवाल कर लेता हूं, चलें, अगर आप बहुत पढ़े लिखे, कि वो किस जरीदे में पब्लिश हुआ था मेरा पेपर? जो है ये आपका जो नहीं, वो उसमें नहीं होता जर्नल, उसमें तनख्वाह अवधि है। ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस जर्नल में पब्लिश हुआ वो। अच्छा, तो स्पॉन्सर किसी ने नहीं किया था, वो मेरी जो एक पेशा वराना काम था उसी में रिसर्च की थी, और वो अभी भी पड़ी हुई है, वो पढ़े, वो पाकिस्तानी फौज के लिए भी बड़ी कारआमद चीज़ है, आपके लिए भी बड़ी है और आपके बच्चों के लिए भी। तो आइंदा कोई हो जाए पुट्ठा सवाल भेजे तो एवं ना पूछ लिया करो, ये सवाल गलत है। अगला दूसरा सवाल कौन सा जी? और रह गया उन्होंने सवाल रह गया, सवाल जी आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आपने वो टेररिस्ट और वो सारा, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पुरअमन जमात, हम कभी भी, जैसे असद उमर साहब ने कहा, हमारी जमात कभी तशद्दुद को इन्फोर्स नहीं करती। हम मार खाने वालों से हैं, मारने वालों में से नहीं है। 25 मई को भी हमने साबित किया, हर जगह हमने साबित किया, हम जुल्म सहने वालों में से हैं, करने वालों में से नहीं है। तो इसलिए ये आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब असद उमर साहब ने पहले ही दे दिया। ये बताइए वाले तौर पे, क्या आप उन लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं जिन्होंने जेएसके पे हमला किया, जिन्होंने? यार हम जानते ही नहीं तो लाताल्लुकी क्या ऐलान करूं या ना करूं? आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने पहुंचने को कहा? वो सब फ्रिवलस बातें। किनको? अगर वो कभी पकड़े गए बेसिस पे तो आप उनका साथ देंगे? हमारा कारकुन ये काम कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा ये कोई नवाज शरीफ के होंगे कारकुन, ही हमारे नहीं कर सकते। आपने अब ये कोरमे की बात की तो वहां से मुझे लगा कि ये नवाज शरीफ वाले। अच्छा, एक एक करके आपका सवाल मैंने ले लिया, अब दूसरे लोग, मैं आऊंगा वापस। आसिफ साहब आएंगे, हर सहाफी को मौका देना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि 75 साल से ये पहले वज़ीर आज़म नहीं है, जो होता है वो आपके। बिल्कुल सही फरमा। मेरा क्वेश्चन ये है, जो आज आप जानते हैं 10 मई को, क्या पाकिस्तान का बड़ा इशू आपकी नजर में करप्शन है या वो फोर्सेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सिस्टम खराब किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अगर ये कहूं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे उम्दा सवाल ये है मेरी नजर में, असल मसला करप्शन है। करप्शन की वजह से ही वो सिस्टम डेवलप नहीं होने देते। करप्शन से इंटरेस्ट बनते हैं, मोटिवेशन बनती हैं, ताने बाने बनते हैं, इंटेंगल होते हैं एक दूसरे के साथ। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। जो शेरिफ टाउन में आके कहता है कि मैंने मुजरिमों को पकड़ना है, सारे मिलके उसकी जान के दर पे बन जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको ये करप्शन ही लगेगी। तो ये करप्शन के ही सारे मामले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान को करप्शन का जिन जो है वो चिमटा हुआ है और उस वजह से हम बार बार उस विशेष साइकिल में चलेंगे। जी, आप पहले सवाल कर चुके, कोई और साहब रह गया? जी ओके, नहीं आपका भी हक है सवाल का। जर्नलिस्ट भी इंसान ही होंगे, कहते ने आम इंसान, और खलोते भी तुसी उन्होंने लागे और केड़ियां गल्लां कर रहे हो। अपनी नाजायज औलाद को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और उस पे उसका नाम लिखा हुआ, तो उसका हम लोगों ने कुछ आपकी लीडरशिप ने यहाँ कुछ किया क्यों नहीं? उसके खिलाफ कोई एक्शन या कोई कांग्रेसमैन को जाके बोलो, क्योंकि जो मैं अपनी लेवल पे कर सकता हूँ, नो वन, मैं अपने असेंबलीमैन को। मुझे आगे आपका सवाल आ गया। देखिए बात यह है कि एक तो आपको ये पता हो कि जो साइफर था वो हमारी हुकूमत के बिल्कुल एंड पे हुआ, और यहाँ हम एक सियासी जमात के तौर पे जब हम हुकूमत में नहीं तो हम बात ही कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमको दहशतगर्द ग्रुप तो नहीं है कि हमने को और कार्रवाई करनी। हम तो बात मैं अभी जितने भी कांग्रेसमैन सबसे मिला हूँ, मैंने बात की है, हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे
किसी कांग्रेसमैन को मिल रहे हो तो कई दोस्त नीचे लिखते हैं कि जी हुण साइफर वाली गल गायब हो गई। भाई क्यों गायब हो गई? अभी भी वो बात उठाते हैं, अभी भी अपनी बात करते हैं, अपना मुद्दा अभी भी रखते हैं। एंगेजमेंट, हम गुलामी किसी मुल्क की नहीं चाहते, हम हर मुल्क की एहतराम करते हैं, हम अमेरिका का भी एहतराम करते हैं, हम अमेरिका के अमन के साथी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कोई अमेरिकी फौजी जो है वो अपनी जान ना खोए, क्योंकि अमेरिका की माएँ जो हैं उनके भी बच्चे उसी तरीके के हैं जिस तरह की किसी भी माँ के भी, और हम नहीं चाहते कि हमारी भी कोई माँ अपना बच्चा खोए। इसलिए हम अमन के साथी हैं, हर मुल्क के साथ साथी हैं। इमरान खान की यही स्ट्रेटजी है। और हम दो मुल्क जिस तरीके से, ठीक है एक बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, वो बड़ा भाई बन जाए, हम छोटे भाई बन जाते हैं, लेकिन हम बाहमी एहतराम और भाईचारे का रिलेशनशिप चाहते हैं, हम गुलामी का रिलेशनशिप नहीं चाहते। ये हमारी पार्टी का मतमान है। आप बहुत शुक्रिया, मैंने सबके सवाल ले लिए, रिपीट नहीं कर सकता। खाना रेडी है, खाना खा